Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our chemistry through notes series. Now physics we have already completed and the video is already uploaded on the channel, and today we are going to start chemistry. Now this video is solely for the purpose of revision. No facts or concepts have been taught here क्योंकि उतना टाइम है नहीं अब एग्जाम्स में बचा हुआ, तो that is why we are going to complete it through pointers. Now let us start. Now, the chapter is atom structure. The first fact is the father of modern chemistry, who is known as the father of modern chemistry, तो Lavoisier, ठीक है, and he hails from France. तो कई बार साइंटिस्ट का नेशन भी पूछा जाता है, तो Lavoisier, who is the father of modern chemistry, belongs from France. Now, न्यूक्लियस के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम. ठीक है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन. ये ध्यान में रखना, न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड करता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे हैव नेग्लिजिबल मास. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है एग्जैक्टली एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. Now what is isotope? Isotopes are useful as nuclear fuel in medical field in carbon dating. ठीक है, तो आइसोटोप्स का यहाँ पे यूज़ बताया गया है. आइसोटोप न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ होते हैं, इन मेडिकल फील्ड्स दे आर यूज़, और कार्बन डेटिंग या किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डेट्स पता करने में कि वो कौन से एरा में बिलोंग करता है, तो तब भी हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं. नाउ नेटिव एलिमेंट क्या होता है? दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ एन एटम. दीज आर नोन एज नेटिव एलिमेंट्स. न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. एंड व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल? तो द पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर दैन द एटम्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ व्हाट इज ड्यूट्रॉन? ड्यूट्रॉन कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है. Electron and positron are an example of particle and antiparticle. Now, which of the following are fundamental particles? This is very important. The quarks, leptons, antiquarks and antileptons, these are known as fundamental particles. एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल. तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम याद रख लो, 4 होते हैं. देन यू विल बी एबल टू एलिमिनेट कि कौन सा नहीं होता है. तो क्वार्क्स, लेप्टन्स, एंटी क्वार्क्स एंड एंटी लेप्टन्स, ये जो हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. नाउ गॉड पार्टिकल अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, हिग्स बॉसन को बोलते हैं. नाउ हम देखते हैं कौन सा किस में कितना चार्ज होता है. तो न्यूट्रॉन हैज़ गॉट नो चार्ज. अल्फ़ा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं. प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको एक बार ध्यान रख लेना. अब न्यूट्रिनो, व्हाट इज़ न्यूट्रिनो? तो इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स एंड इट हैज़ 0 चार्ज. इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. नाउ अल्फ़ा पार्टिकल का मास इज इक्वल टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम. क्यों? हमने देखा अल्फ़ा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो हीलियम में भी हमारा क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे हीलियम में भी हैं. दैट इज़ वाई अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू एन एटम ऑफ हीलियम. नाउ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स. बाकी प्रोटियम में तो बिल्कुल भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं. बाकी ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं इन सम अमाउंट और अदर, बट प्रोटियम हैज़ गॉट नो न्यूट्रॉन्स. एज अ होल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. बीटा पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. ऑल्फ-बॉल्स प्रिंसिपल क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये गवर्न होता है बाय ऑल्फ-बॉल्स प्रिंसिपल. नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, कई बार एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, तो ये आप अगर याद कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा. व्हाट इज़ मास नंबर? इट इज़ नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन.
ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है Pu के ऊपर 242 नीचे इज़ 94। व्हाट डज दिस मीन? तो 242 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये सम होता है। नीचे हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें सिर्फ निकालना है तो ये 242 जिसमें कंप्लीट अमाउंट रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, इससे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ये 94 का अमाउंट। तो जो 148 आएगा दैट अमाउंट्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वो 94 ही होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? These are the number of proton when the number of proton is same but the number of neutron is different. आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऑल्सो मास नंबर जो है वो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। दैट इज़ नोन एज दी आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी, इट इज़ मेजर्ड बाय गीगर काउंटर। नाउ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की देख लेते हैं हम क्या कंसेप्ट है। नाउ फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, सेकेंड वन इज़ वाटर इनटू वेपर, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट जो हम प्रिज्म के थ्रू करते हैं ना, विबजियोर का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो भी इज़ अ फिजिकल चेंज। सॉल्ट डिजॉल्व्स इनटू वाटर, यहाँ पे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, दिज ऑल कंसेप्ट्स आर फिजिकल चेंज। अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की तो शॉरिंग ऑफ मिल्क विच इज़ डन बाय अ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। उसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स वाइल कुकिंग, जब रॉ वेजिटेबल्स को हम डालते हैं टू कुक देन दे आर हार्ड बट सर्टेन केमिकल एक्शन उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं दे जस्ट ब्रेक डाउन द फूड एंड लीड्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है इट गोज़ फास्टर एट अ हाइयर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो केमिकल रिएक्शन वुड ऑकर एट अ फास्टर पेस। पास्चराइजेशन इज़ रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम मिल्क को बहुत जल्दी गर्म करते हैं एंड इंस्टेंटली उसको कूल करते हैं जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पास्चराइजेशन। Now next is denaturation is related to proteins. Now phosphate test, it is used for analysis of milk, tea and water. ये phosphate test का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट मे कम क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है ये। नाउ अगर इम्प्योरिटीज़ होती है किसी भी चीज़ में तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का, इट कैन बी लोअर्ड बिलो 0 डिग्री। हमें पता है द लिक्विड फ्रीजेज एज 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हमें 0 डिग्री से नीचे लेके जाना है फ्रीजिंग पॉइंट को, तो आइस में जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं देन द फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी लोअर्ड। नाउ जब हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं इन प्योर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अभी हमने ऊपर देखा तो इसको मैंने सम अप करके यहाँ पे लिख दिया। व्हेन द सॉल्ट इज एडेड इन वाटर, प्योर वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। नाउ यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, हमने देख लिया सॉल्ट को जब हम ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड जब हम मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे तो the boiling point of water decreases. I hope this concept is clear now. Milk is an emulsion. Colloids के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ, व्हेन द वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, when water comes out of a cucumber when salt is added, गर्मियों में जब हम खीरा खाते हैं and we put some salt on cucumber तो हम देखते हैं कि cucumber loses water, cucumber जो है it loses water, so this is through the process of osmosis. So if definition की मैं बात करूँ about osmosis then it is a process when water or solvent molecules
move from a region of low concentration to a region of higher concentration through a semi permeable membrane. तो जब यहाँ पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का मूवमेंट होगा देन देयर इज ऑस्मोसिस, और अगर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो देन इज रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जिससे हम सी वाटर को प्योर वाटर में चेंज करते हैं, ठीक है. दैट इज प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. आई होप दिस इज क्लियर. Now let us see distillation. Distillation is the action of purifying a liquid by a process of heating and cooling. Distillation में heating and cooling के process से हम जो है वो purify करते हैं किसी liquid को. और ये चीज़ याद रखना, the process of distillation is valid only in liquids. Solids में distillation का यूज़ नहीं होता है. और सॉलिड्स में यूज़ क्या होता है फिर, तो सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन जैसे प्रोसेस जो हैं वो सॉलिड्स में यूज़ होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट क्रोमेटोग्राफी, दिस इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट इन अ लिक्विड मिक्सचर, एंड दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर लिक्विड. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर. तो लिक्विड पे हमने देखा कि सबसे पहले तो डिस्टिलेशन होता है, देन हमने देखा कि क्रोमेटोग्राफी होती है. सॉलिड्स में हमने क्या देखा, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है. सब्लिमेशन को हमें पता ही है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस चेंज होता है. इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको. कैम्फर होता है ना, कपूर, उसको हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. और अगर उसको ही हम कूल कर देंगे तो इट विल अगेन टर्न टू डायरेक्टली टू सॉलिड. लिक्विड में वो टर्न नहीं होगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. अभी आएगा सब्लिमेशन. सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर चेंज होता है. सब्सटेंस ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर. एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल, ड्राई आइस एटसेट्रा. और सब्लिमेशन से हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन इज सेपरेटेड सब्लिमेशन के थ्रू. अभी कोरोजन देखते हैं. कोरोजन में क्या होता है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, एंड आयरन पे ब्राउन कोटिंग आ जाती है. दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन. Let us see some of the information regarding inorganic chemistry. Element which are found in maximum quantity in soil. सबसे ज़्यादा soil में ऑक्सीजन मिलता है. Then there is silicon, then aluminium, then iron. तो ये कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप बता दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि आपको ऑक्सीजन दिया ही नहीं होगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन दिया होगा, तो आप कंफ्यूज कर सकते हो. तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सॉइल इज सिलिकॉन. मोस्ट abundant substance in the universe is हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, मतलब फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम. हाइड्रोजन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो 3/4 ऑफ द यूनिवर्स में हाइड्रोजन है. एंड हीलियम की बात करूँ तो रिमेनिंग 1/4 हीलियम है. गैसेज आर नॉट एलिमेंट्स. ठीक है. डायमंड इज अ टाइप ऑफ कार्बन. Now let us see metal, minerals and ores. अभी स्मेल्टिंग का प्रोसेस देखते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड एट हाई टेम्परेचर बाय रिडक्शन ऑफ ओर. इस स्मेल्टिंग में द मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज स्टेट, और ये एक PYQ भी है, तो ये इसको याद रखना. नाउ कैल्सिनेशन देख लेते हैं. अभी जैसे स्मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम फ्यूज स्टेट में हमें मेटल ऑब्टेन होता है, वैसे कैल्सिनेशन होता है. कैल्सिनेशन इज कन्वर्टिंग ओर इनटू एन ऑक्साइड बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली. ओर जो है यहाँ पे हीट होती है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, ईदर द प्रोसेस इज डन इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड एयर सप्लाई. ठीक है, या तो यहाँ पे नो एयर होगा या स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होगा. बट रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस एयर के प्रेजेंट में जो है हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ये फ़र्क है. रोस्टिंग में एक्सेस एयर होता है, कैल्सिनेशन में जो है वो लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट किया जाता है. रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आता है सोडियम, देन कैल्शियम एंड आयरन. गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, ये पता होगा आपको. तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद कर लो. पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम एंड देन आयरन. पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ये अप्लाई करता है प्लेटिनम पे.
अगर मैं हार्डेस्ट नॉन मेटल की बात करूँ तो वो डायमंड होता है, एंड अगर मैं हार्डेस्ट मेटल की बात करूँ तो वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन से जो है वो फिलामेंट भी बनाया जाता है बल्ब्स का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलामेंट ऑफ बल्ब्स इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, तो वो हो जाता है हमारा यूरेनियम। पर्ल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड पर्ल की अगर हम टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गोनाइट एंड कॉन्चियोलिन से बना होता है। रूबीज एंड सफ़ायर्स आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, एंड वाई इट इज़ केप्ट बिकॉज हाईली रिएक्टिव होता है। ओपन एयर में तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एलिमेंट्स दैट ऑकर इन नेटिव स्टेट्स आर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नोबल मेटल कौन से होते हैं, जनरली दीज आर रेसिस्टेंट टू करोजन एंड यूजुअली फाउंड इन इट्स रॉ फॉर्म। तो अभी हम देखा एग्जांपल, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल। ये जल्दी जो है कोरोजन नहीं होता इनमें। ना वाइट मेटल क्या होता है, दीज आर एलॉय ऑफ लेड एंड लिथियम। दीज आर सीरीज ऑफ मेटल alloys with decorative bright light and is used as a base for silverware। जो भी हम प्लेट्स में देखते हैं कोटिंग होता है वो इन्हीं का होता है, इसमें लेड, लिथियम का यूज़ होता है। दीज आर नोन एज वाइट मेटल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इल्मेनाइट ये जो है इट इज़ एन ओर ऑफ टाइटेनियम। टैल्क में क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम इज कॉस्टिक, एल्कलाइन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लाइमस्टोन की अगर मैं बात करूं तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट बाइंड्स विद सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटीज़ टू रिमूव देम फ्रॉम द आयरन। तो लाइमस्टोन क्या करता है, सिलिका के साथ अपने आप को बाइंड करता है अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, और आयरन से उनकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। ठीक है, लाइमस्टोन का याद रखना, केमिकल फार्मूला इज CaCO3 एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, सिलिका क्ले, जिप्सम एटसेट्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम जिप्सम है, फार्मूला है CaSO4 1/2H2O, एंड अदर केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट। मोनाजाइट इज ओर ऑफ थोरियम। इंडिया में ये साउथ इंडिया में मिलता है हमें। माइका की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट बट लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। सारे मेटल्स जो हैं वो एक कंडक्टर होते हैं हीट के, बट लेड और मरकरी जो है दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ये आप ध्यान रखना। Now, if I talk about mercury and bromine, these are liquid at room temperature. Few metals which melt just a few degree above room temperature are francium, cesium, gallium and rubidium. देखो mercury and bromine these are liquid at room temperature, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल जो बस कुछ डिग्री ऊपर होते हैं 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से मान लो थोड़े से 1, 2 या 3 डिग्री ऊपर हैं, एंड फिर वो मेल्ट करते हैं। उनके एग्जांपल्स है फ्रांसियम, सीसियम, गैलियम एंड रुबिडियम। पोटेशियम और सोडियम दीज रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, एंड दैट दिस इज द रीजन वाई दीज आर केप्ट इन केरोसिन। मैग्नीशियम जो है दिस रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट इट रिएक्ट्स विथ स्टीम। तो एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक हमारा कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है बट स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड यही कॉज करता है रस्टिंग। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम और वाटर। ना तो ये वाटर चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो इनके साथ रिएक्ट करेंगे, और ना ही ये स्टीम के साथ करते हैं। तो आई होप दीज फैक्ट्स आर क्लियर।
आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेमाटाइट. ऑन दी अदर हैंड सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर मैं लेड की बात करूँ तो इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लेड और मरकरी हमने देखा था, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ एल्युमिनियम इज अ मेटल दैट इज फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट. नाउ ओर्स की देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, तो इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करना. बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, क्यूपराइट ऑफ कॉपर, सिनाबार ऑफ मर्करी, कैलामाइन फ्रॉम जिंक एंड हेमाटाइट फ्रॉम आयरन. अगर मैं कैलामाइन की बात करूं तो ये कैलामाइन लोशंस आते हैं जो कि स्किन के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें जिंक का ही यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे. Now let us see the chapter of alloys. Brass is an alloy of copper and zinc. Steel is an alloy of iron plus carbon. Stainless steel में होता है स्टील, क्रोमियम, निकल प्लस कार्बन. Solder is an alloy of lead and tin. Bronze is an alloy of copper and tin. जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल और जिंक होता है और सिल्वर नहीं होता है. ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Brass is an alloy of copper and zinc. Steel is an alloy of iron and carbon. Stainless steel में हमारा स्टील, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन होता है. Solder is an alloy of lead and tin. Bronze is an alloy of copper and tin. और जर्मन सिल्वर कंसिस्ट ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक. एंड जर्मन सिल्वर में हमने देखा सिल्वर नहीं होता है. Now what is galvanization? It is a process to protect a metal from rusting. जनरली जो गैल्वनाइजेशन में है जिंक की कोटिंग होती है, तो द आयरन इज कोटेड विद जिंक. ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन में जिंक को हम ऐड करते हैं मेटल के साथ, जनरली वो आयरन होता है. नाउ व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन की अगर मैं बात करूँ, आयरन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. अभी हमने देखा था आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम के साथ कर देता है रिएक्ट, तो इस वजह से रस्टिंग होती है. एंड जब भी रस्टिंग होगा तो वेट जो होगा आयरन का वो इंक्रीज कर जाता है रस्टिंग में. सो आई होप दिस इज क्लियर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. ब्रास के जो यूटेंसिल होते हैं, दीज आर कोटेड विथ टिन. एनोडाइजिंग का क्या मतलब होता है? दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बाय विच सरफेस ऑफ ए मेटल इज मेड ड्यूरेबल एंड रेसिस्टेंट. अब एनोडाइजिंग में क्या होता है? द लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिपोजिटेड ऑन एल्युमिनियम, द प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग. तो एक फैक्ट याद रख लेना, एनोडाइजिंग में जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज़ होता है. अब आ गई बात अमेलगम पे. तो अमेलगम क्या है? सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी विथ अदर मेटल. तो अमेलगम सबसे पहली चीज़ तो याद रखना कि मर्क्यूरी के साथ अदर मेटल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली ये है कि आयरन जो है इट डज़ नॉट फॉर्म अमेलगम. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. अभी हमने देखा था जर्मन सिल्वर है 0% सिल्वर. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर. क्रोमियम मेक्स आयरन रस्ट फ्री. अगर आयरन पे हम क्रोमियम की लेयर रखते हैं तो वो रस्ट फ्री होता है. स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, क्रोमियम, कार्बन एंड मैंगनीज. आफ्टर रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज. ये भी हमने देखा. नेक्स्ट हमारा है नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स फॉर्म. तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कौन सा फॉर्म करता है? तो वो कार्बन करता है. ग्रेफाइट इज़ थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन. अगर हम इन्वेंशन के ऑर्डर पे अगर एक बार देखें तो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था केवलार, देन इज़ फ्यूलेरिन, थर्ड इज़ ग्राफीन एंड फोर्थ इज़ ब्लैक गोल्ड. ड्राई आइस क्या होता है? इट इज़ नथिंग एल्स देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. केराटिन क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन. ठीक है, नील्स में भी मिलता है ये केराटिन. फ्यूलेरिन क्या होता है? इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. अगर मैं बात करूँ कार्बन कंटेंट की कोल में, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है वो एंथ्रासाइट में होता है, अराउंड 85%.
बिटुमिनस में 45 to 85% ऑफ द कार्बन कंटेंट इज़ देयर, और लिग्नाइट में 25% to 35% का कार्बन कंटेंट होता है। वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का रीज़न क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट फॉर हेवी मशीन्स। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO+H2, एंड जब ये CO+H2 फॉर्म होता है और रिएक्ट होता है देन मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूँ अगर हाइड्रोजन की, तो बर्निंग, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्लीन फ्यूल। ठीक है, एंड इसके बर्न होने पे सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होता है। नाउ हैवी वाटर की बात करें, D2O बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज्ड एज एन मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हैवी वाटर एक मॉडरेटर और एक कूलेंट की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। हैवी वाटर में क्या होता है? आइसोटोप जो होता है हाइड्रोजन का वो उसकी प्लेस ले लेता है, और वो उस आइसोटोप का नाम क्या है? ड्यूटेरियम है। दिस हैवी वाटर वॉज डिस्कवर्ड बाई H.C. यूरी, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हैवी वाटर का वो 20 होता है। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट और क्लोराइड्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में। pH वैल्यू कितनी है वाटर की? तो ये 7 होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज इट हैज़ ए हाई डायोपल मूवमेंट। ठीक है, आयोनिक सॉल्ट का एक गुड सॉल्वेंट होता है वाटर, क्योंकि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हाई होता है। क्लोरीन जो है दिस इज़ अ गैस विच इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूँ तो सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं हम प्योर वाटर में इस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस में जैसे मैंने बताया सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मूव होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट मूव होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेसेस है ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के। कोगुलेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एलम्स क्लीन अप द मडी वाटर, और एलम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलम इज़ नथिंग एल्स देन एल्युमिनियम सल्फेट। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। वनस्पति घी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है फ्रॉम द वनस्पति ऑयल। निकल की बात करूँ अगर मैं, तो इट इज़ यूज्ड एज एन कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो निकल हमारा जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। सो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा पार्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू मेंशन कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना एनी ऑफ योर सजेशंस। एंड अगर फिज़िक्स नहीं देखा है तो फिज़िक्स की वीडियो देख सकते हो। फिज़िक्स के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैं डिवीज़न की क्लासेस कर रहा हूँ, वो भी देख सकते हो। उसके 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब अराउंड 50% ख़त्म हो गई है हिस्ट्री भी। फिज़िक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।